एपिसोड 150 आकाश आर्मी बेस में। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, जिस पर आकाश कहता है अक्षत ये तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आकाश ये बोलते हुए इस्माइल कर रहा था। आकाश की बात को सुनकर अक्षत कुछ भी नहीं कहता है। वहीं नंदनी तो आकाश को ही देख रही थी। उसे आकाश बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी नंदनी आकाश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाय मैं नंदनी सिंह हूँ। तभी आकाश भी इस्माइल करते हुए नंदनी से हाथ मिलता है और कहता है मेरा नाम आकाश सिंह है। तभी नंदनी कहती है आकाश के नाम को सुनकर नंदनी थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है। जिसके बाद वो नंदनी से हाथ मिलाती है और फिर वो चारों एरोप्लेन से निकलकर एयरपोर्ट से बाहर जाने लगते हैं। जब वो सभी बाहर जाते हैं तो वो सभी देखते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर आर्मी की कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी। तभी उन गाड़ियों में से कुछ आर्मी के यूनिफॉर्म पहने लोग उन सभी के पास आने लगते हैं। अब आगे एयरपोर्ट के पास इतने सारे आर्मी के ऑफिस को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी सभी आर्मी के लोग उन सभी के पास आ जाते हैं और आकाश को देखकर सल्यूट करते हुए कहते हैं, ब्रिगेडियर जनरल आकाश, हम आपको यहां से आर्मी बेस में ले जाने के लिए आए हैं। तभी आकाश भी उन सभी को सल्यूट करता है। इधर अक्षत और नंदनी तो ये जानकर कि आकाश ब्रिगेडियर जनरल है बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी वो सभी भी उन सभी को सल्यूट करते हैं। तभी आकाश कहता है, वैसे आपका नाम क्या है? जिस पर उन सभी के सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है, मैं कर्नल आदित्य मिश्रा हूँ। तभी आकाश कहता है, ठीक है तो आप इन तीनों आज भी मेरे साथ ले चलिए। ये अक्षत और नंदनी का यहाँ ट्रांसफर हुआ है और लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेरे साथ आई है। कर्नल आदित्य आकाश की बात को भी मान जाते हैं। जिसके बाद वो चारों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी अक्षत कहता है, आकाश तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी आर्मी में इतने बड़े पोस्ट में हो? अक्षत की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम सभी को वैसे भी थोड़ी देर में पता चल ही जाता कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों को कुछ भी नहीं बताया। अक्षत हंसते हुए कहता है, आकाश मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम्हें डायरेक्ट ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट मिली हो और तुम इस पोस्ट में आने वाले सबसे छोटी उम्र के आदमी हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा छोटे होगे। अक्षत की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है। ऐसे ही बात करते हुए सभी बेस में चले जाते हैं। कर्नल आदित्य उन सभी के लिए रूम अरेंज करते हैं। आकाश के लिए एक अकेला रूम था। वहीं पर नेहा और नंदनी एक ही रूम में थे, लेकिन आकाश ने अक्षत को भी अपने रूम में रुकने के लिए कहता है। तो अक्षत आकाश के ही रूम में रुकने वाला। आकाश के रूम में आकाश अक्षत से कहता है, वैसे अक्षत तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? जिस पर अक्षत कहता है, आकाश में किसी को पसंद तो करता हूँ, मैं उसे आज तक बता नहीं पाया, मैं उसे स्कूल टाइम से ही पसंद करता हूँ। अक्षत की बात को सुनकर आकाश कहता है, अक्षत तो तुम नंदनी को पसंद करते हो? आकाश की बात को सुनकर अक्षत हैरान हो जाता है और कहता है, आकाश ये तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर आकाश हंसते हुए कहता है, वो तो मुझे ऐसे ही पता चल गया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम नंदनी को कब अपने दिल की बात बताओगे? अक्षत तुम जल्दी नंदनी को अपने दिल की बात बता दो, वरना कोई और उसे तुमसे चुरा कर ले जाएगा। आकाश की बात को सुनकर अक्षत कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जल्द ही नंदनी को अपने दिल की बात बता दूंगा। अक्षत की बात को सुनकर आकाश उसे ऑल द बेस्ट कहता है। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने बेड में सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर आकाश बाहर जाता है तो वो देखता है कि सभी सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी आकाश भी उन सभी के पास चला जाता है तो वो सभी सोचते हैं कि आकाश भी उनकी तरह ही सोल्जर है। तभी उन सभी का ट्रेनर आकाश को देखकर कहता है, बरखुरदार तुम कौन हो? अपना नाम और पद बताओ। तभी वहां पर दो आदमी आ जाते हैं, जिनमें से एक कर्नल आदित्य थे। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, ये है ब्रिगेडियर जनरल आकाश सिंह, जो आज यहाँ सभी को ट्रेनिंग देने के लिए आए। तभी वो ट्रेनर उस आदमी को देखकर सल्यूट करता है
और कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल ये तो अभी बच्चा है, ये हम सभी को क्या सिखाएगा। बाकी सभी भी आकाश को ऐसे देख रहे थे कि ये बच्चा हमें क्या सिखाएगा। तभी वहां पर नंदनी, नेहा और अक्षत भी आ जाते हैं। तभी आकाश सभी को देखकर कहता है, तुम लोगों को लग रहा है कि मैं तुम्हें क्या सिखा पाऊंगा, तो ठीक है, तुम सभी मुझ पर एक साथ हमला करो। तभी एक सोल्जर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी आकाश कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, तुम सभी मुझ पर हमला करो। तभी वो सभी लेफ्टिनेंट जनरल की ओर देखते हैं तो वो अपना सर हिलाकर उनके आकाश पर हमला करने के लिए कह देते हैं। तभी सभी लोग आकाश पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं और आकाश पर हमला करने लगते हैं, लेकिन किसी का भी हमला आकाश पर नहीं लग रहा था। सभी को लग रहा था कि आकाश अपने जगह पर ऐसे ही खड़ा हुआ था, लेकिन आकाश का रिफ्लेक्स इतना ज्यादा था कि सभी को लग रहा था कि आकाश सीधा ही अपने जगह में खड़ा हुआ है। कुछ देर में वो सभी आकाश पर वार करते करते थक जाने हैं, लेकिन कोई भी आकाश को छू नहीं पाता है, जिसे देखकर सभी आकाश पर हमला करना बंद कर देते हैं और अपने जगह में जाकर वापस खड़े हो जाते हैं। तभी आकाश कहता है, क्या हुआ, तुम सभी वापस क्यों चले गए। तभी सभी सोल्जर एक साथ कहते हैं, ब्रिगेडियर जनरल, हम जान गए हैं कि हम सभी एक साथ मिलकर भी आपको हरा नहीं सकते हैं। आकाश स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है, अभी से तुम सभी की ट्रेनिंग शुरू होगी। तभी आकाश अपने हाथ को पॉकेट में डालता है और अपने स्टोरेज रिंग से एक कागज निकालता है और फिर लेफ्टिनेंट जनरल को देखते हुए कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल, ये इन सभी का ट्रेनिंग स्केड्यूल है। इन सभी की ट्रेनिंग 2 दिन तक चलेगी, जिसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, तुम इतनी जल्दी जाओगे तो इन सभी के ट्रेनिंग का क्या होगा। जिस पर आकाश कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं इन सभी को 3 दिन में दुगुना ताकतवर बना दूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल आकाश की बात को सुनकर और कुछ भी नहीं कहते हैं और फिर आकाश सभी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और आकाश उन सभी को 3 दिन तक ट्रेनिंग देता है, जिससे सभी सोल्जर की ताकत 2 गुना तक बढ़ गई थी। सभी की ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आकाश लेफ्टिनेंट जनरल से कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल, अब सभी की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, तो अब मैं वापस मुंबई जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, ठीक है आकाश, तुमने वैसे बहुत अच्छा किया, तुम्हारे ही वजह से आज सभी सोल्जर की ताकत 2 गुना तक बढ़ गई है। पहले जब वैभव ने फील्ड मार्शल और हम सभी के सामने तुम्हारे बारे में बताया है तो मुझे नहीं लगा था कि तुम कुछ कर पाओगे, लेकिन मैं गलत था। तुम इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अच्छे हो, या फिर कह सकते हैं कि तुम आर्मी के ब्रह्मास्त्र हो। लेफ्टिनेंट जनरल की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और कहता है, ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल, मैं अक्षत और नंदनी से मिल लेता हूं। जिसके बाद आकाश उन दोनों से मिलने के लिए चला जाता है। जब आकाश अक्षत के पास जाता है तो अक्षत आकाश से कहता है, आकाश यार, तुम जा रहे हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अक्षत की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और अक्षत से कहता है, अक्षत तुम चिंता मत करो, हम जरूर मिलेंगे। तभी नंदनी आकाश से कहती है, वैसे आकाश, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मैंने पहली बार तुम जैसे टैलेंटेड लड़के को देखा है। अगर तुम मेरे भाई होते तो मैं बहुत खुश होती। नंदनी की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे अपना भाई मान सकती हो और अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी होगी तो मुझे बताना। तभी आकाश नंदनी के कान के पास जाकर कहता है, और हाँ, तुम इस गधे अक्षत को अपने दिल की बात बता दो, मुझे तो नहीं लगता है कि ये तुम्हें कभी प्रपोज करने वाला है। जिसके बाद आकाश नंदनी के गले लगता है और कहता है, हम जल्द ही मिलेंगे। जिसके बाद आकाश अक्षत के भी गले लगता है और फिर आकाश और नेहा वहां से निकल जाते हैं।
आकाश और नेहा को जाते हुए देखकर अक्षत और नंदनी के आंख में आंसू आ जाते हैं। इधर आकाश और नंदनी 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों एरोप्लेन में बैठकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे में आकाश और नेहा मुंबई पहुंच जाते हैं और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आकाश की कार एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी हुई थी। तो आकाश और नेहा आकाश के कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर में वो दोनों नेहा के घर के सामने पहुंच जाते हैं और फिर नेहा आकाश के कार से बाहर निकलती है और फिर अपने घर के अंदर चली जाती है और फिर आकाश भी वहां से निकल जाता है। इधर जब नेहा घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके मॉम डैड और उसकी बहन हॉल में ही बैठे हुए हैं। तभी नेहा उन सभी के पास जाती है। तभी अमन जी नेहा को देखते हुए कहते हैं, नेहा तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी नेहा बोली, डैड आपको मुझसे क्या बात करना है? नेहा और वेदिका मुझे तुम दोनों से ही बात करना है। उससे पहले नेहा तुम भी बैठ जाओ। ये सब अमन जी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, जिसे देखकर नेहा समझ जाती है कि उसके डैड कुछ सीरियस बात करने वाले को है, इसलिए वो सोफे में बैठ जाती है। तभी अमन जी बोले, क्या तुम दोनों आकाश को पसंद करती हो? अमन जी की बात को सुनकर दोनों बहनें चौंक जाती है। तभी दोनों एक साथ कहती हैं, हाँ मैं आकाश को पसंद करती हूँ। इधर दोनों बहनें एक दूसरे की बात को सुनकर चौंक जाती है और वो एक दूसरे को देखने लगती है। तभी अमन जी बोले, मुझे जिसका शक था वही हुआ, तुम दोनों ही आकाश को पसंद करती हो, अब क्या करे? तभी नेहा बोली, डैड आपको याद है कि हम 10 साल पहले एक साधक से मिले थे जिसने आपको साधकों के बारे में कुछ बताया था, जिसमें एक यह था कि साधक एक से ज्यादा शादी करते हैं और उस साधक ने हमें देखकर हमारा भाग्य बताया था कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही आदमी से होगी और वो सबसे ताकतवर साधक होगा। नेहा की बात को सुनकर अमन जी बोले, लेकिन नेहा तुम इस बारे में अभी क्यों बात कर रही हो? जिस पर नेहा बोला, डैड मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि आकाश एक साधक है और वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, इसलिए आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। नेहा की बात को सुनकर नेहा के मॉम डैड चौंक जाते हैं। तभी कविता जी चौंकते हुए बोली, क्या आकाश एक साधक है? जिस पर वेदिका मेहता बोलती है, हो मॉम आकाश एक साधक है, लेकिन आप दोनों किसी को भी मत बताना कि आकाश एक साधक है, उसने हमें किसी को भी बताने के लिए मना किया है। तभी अमन जी कहते हैं, ठीक है वेदिका बेटा, हम इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन तुम दोनों को क्या पता है कि आकाश भी तुम दोनों को पसंद करता है? तभी नेहा बोली, डैड हमें इस बारे में पता नहीं है कि वो हमें पसंद करता है या फिर नहीं, लेकिन हमें उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो किसी भी लड़की को गलत नजरों से नहीं देखता है। वो सभी बात कर ही रहे थे। वही दूसरी ओर आकाश अभी अपने विला पहुंचने ही वाला था कि तभी आकाश का फोन बजने लगता है। तो आकाश अपने फोन को अपने हाथ में लेकर देखता है तो उसमें आकाश के डैड का फोन आ रहा था। आकाश तुरंत फोन को उठा लेता है। तभी सुनील जी दूसरी तरफ से बोले, आकाश बेटा तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम घर आ सकते हो? अपने डैड की बात को सुनकर आकाश बोलता है, ठीक है पापा मैं अभी घर आता हूँ। इतना कहकर आकाश फोन कट कर लेता है और अपने कार को मोड़कर मुंबई के साउथ एरिया की तरफ बढ़ा देता है, जहां सिंह विला था। 1 घंटे में आकाश सिंह विला में पहुंच जाता है और फिर आकाश अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद आकाश देखता है कि उसके मॉम डैड हॉल में ही बैठे हैं। तभी आकाश उनके पास चला जाता है और अपने मॉम के बगल में सोफे में बैठ जाता है। तभी सुनील जी आकाश से बोले, आकाश बेटा मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तभी आकाश बोला, हाँ डैड बोलिए आपको मुझसे क्या बात करनी है? तभी सुनील जी बोलते हैं, आकाश बेटा हमारे इलाहाबाद के प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ रही है और मुझे मुंबई में भी बहुत काम है, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम इलाहाबाद जाकर वहां के सारे प्रॉब्लम को ठीक करो, इससे तुम धीरे धीरे बिजनेस
करना भी सीख जाओगे। सुनील जी की बात को सुनकर आकाश बोला, ठीक है डैड, मैं इलाहाबाद जाऊंगा और वहां के प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आकाश की बात को सुनकर सुनील जी और गीता जी दोनों खुश हो जाते हैं। तभी सुनील जी बोले, ठीक है आकाश, तो तुम कल ही वहां चले जाना, और हाँ कुछ दिन बाद तुम्हारे बड़े पापा की बेटी की सगाई लखनऊ में है, तो तुम वही रहना, हम वही आएंगे, जिसके बाद हम तीनों इलाहाबाद जाएंगे। ठीक है डैड, मैं कल सुबह ही इलाहाबाद निकल जाऊंगा। तभी सुनील जी बोले, आकाश तुम्हारे साथ वहां तुम्हारी मॉम की सेक्रेटरी भी जाएगी जो तुम्हारी मदद करेगी। तभी गीता जी बोली, आकाश चला अब खाना खा लो, खाना खाने का वक्त हो गया है। जिसके बाद सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब आकाश खाना खा लेता है तो वो अपने कमरे में चला जाता है और फिर वो सो जाता है। अगली सुबह आकाश उठकर फ्रेश होता है और फिर नीचे हॉल में चला जाता है। जब आकाश नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके तीनों बॉडी गार्ड्स पंकज, समीर और सत्यम हॉल में ही थे, और साथ ही वहां एक और लड़की थी। आकाश ने कल रात को ही दिव्या को फोन करके उन तीनों को मुंबई भेजने के लिए कह दिया था। तभी आकाश अपने मॉम डैड के पास जाकर बैठ जाता है। तभी गीता जी बोली, आकाश ये मेरी सेक्रेटरी माया है जो तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हारी मदद करेगी। तभी माया आकाश को ग्रीट करती है, हेलो छोटे बॉस। तभी आकाश भी उसे हेलो कहता है। थोड़ी देर बाद वो सभी खाना खाते हैं और फिर वो पांचों वहां से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। वो पांचों एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्राइवेट प्लेट से इलाहाबाद के लिए निकल जाते हैं। प्लेन के अंदर आकाश माया से बोला, माया इलाहाबाद के प्रोजेक्ट में क्या परेशानी आ रही है? छोटे बॉस, इलाहाबाद में हमारा एक मॉल बन रहा है जिसके लिए हमें एक अनाथ आलय को हटाकर मॉल को बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही हमें मीडिया और लोगों से हमें बहुत बदनामी फेस करनी पड़ रही है। माया की बात को सुनकर आकाश बोला, तुम मुझे मॉल का डिजाइन दिखाओ। तभी माया आकाश को उस मॉल का डिजाइन दिखाती है, जिसे देखकर आकाश कुछ सोचने लगता है। तभी आकाश बोला, माया इस प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनी कर रही है, मुझे बताओ। छोटे बॉस, इस प्रोजेक्ट को मिस्टर ललित मल्होत्रा जी की कंपनी कर रही हैं, जो आपके मॉम डैड के अच्छे दोस्त हैं। माया की बात को सुनकर आकाश कुछ भी नहीं कहता है। 1 घंटे बाद वो प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट में लैंड करता है, जिसके बाद वो पांचों एयरपोर्ट से बाहर जाने लगते हैं। जब वो पांचों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो उन सभी को लेने के लिए कुछ गाड़ियों आई थी, तो वो पांचों उन सभी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और फिर उस साइट की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर में वो सभी वहां पहुंच जाते हैं तो आकाश कार से बाहर निकलता है। तभी वहां ललित जी आ जाते हैं। तभी आकाश बोला, अंकल यहाँ की क्या कंडीशन है? जिस पर ललित जी बोलते हैं, आकाश हमें इस मॉल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जमीन की जरूरत है और ये जगह इस मॉल के लिए बहुत ही अच्छी है। तुम जो बगल की जमीन को देख रहे हो वो एक रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल की है, लेकिन वो हमें अपने जमीन बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए हमें इस मॉल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बगल में जो अनाथ आलय है उसकी जमीन चाहिए। हम उनकी जमीन के बदले एक दूसरे जगह पर अनाथ आलय बनाने वाले थे, लेकिन मीडिया ने इसे बहुत ही अलग तरीके से लोगों को बताया है, जिसके कारण हमें बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। ललित जी की बात को सुनकर आकाश उस अनाथ आलय की तरफ देखता है और आकाश बोला, माया हम अभी अनाथ आलय जा रहे हैं। आकाश की बात को सुनकर माया आकाश के साथ उस अनाथ आलय की तरफ जाने लगती है और वो दोनों उस अनाथ आलय के अंदर चले जाते हैं। तभी उस अनाथ आलय का मालिक वहां आता है और आकाश से बोलता है, जी आप यहाँ क्यों आए हैं? तभी आकाश बोला, मुझे यहाँ कुछ डोनेशन देना है। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है। उस आदमी और उसकी पत्नी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने इस अनाथ आलय को खोला था। वो दोनों सभी बच्चों की अपने ही बच्चे समझते थे। ये सब आकाश को उसके सिस्टम से पता चला था। तभी सुनील जी बोले, ठीक है आकाश, तो तुम कल ही वहां चले जाना
और हाँ, कुछ दिन बाद तुम्हारे बड़े पापा की बेटी की सगाई लखनऊ में है, तो तुम वही रहना, हम वही आएंगे, जिसके बाद हम तीनों इलाहाबाद जाएंगे। ठीक है डैड, मैं कल सुबह ही इलाहाबाद निकल जाऊंगा। तभी सुनील जी बोले, आकाश तुम्हारे साथ वहाँ तुम्हारी मॉम की सेक्रेटरी भी जाएगी जो तुम्हारी मदद करेगी। तभी गीता जी बोली, आकाश चला अब खाना खा लो, खाना खाने का वक्त हो गया है। जिसके बाद सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब आकाश खाना खा लेता है तो वो अपने कमरे में चला जाता है और फिर वो सो जाता है। अगली सुबह आकाश उठकर फ्रेश होता है और फिर नीचे हॉल में चला जाता है। जब आकाश नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके तीनों बॉडी गार्ड्स पंकज, समीर और सत्यम हॉल में ही थे और साथ ही वहाँ एक और लड़की थी। आकाश ने कल रात को ही दिव्या को फोन करके उन तीनों को मुंबई भेजने के लिए कह दिया था। तभी आकाश अपने मॉम डैड के पास जाकर बैठ जाता है। तभी गीता जी बोली, आकाश ये मेरी सेक्रेटरी माया है जो तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हारी मदद करेगी। तभी माया आकाश को ग्रीट करती है, हेलो छोटे बॉस। तभी आकाश भी उसे हेलो कहता है। थोड़ी देर बाद वो सभी खाना खाते हैं और फिर वो पांचों वहां से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। वो पांचों एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्राइवेट प्लेट से इलाहाबाद के लिए निकल जाते हैं। प्लेन के अंदर आकाश माया से बोला, माया इलाहाबाद के प्रोजेक्ट में क्या परेशानी आ रही है? छोटे बॉस, इलाहाबाद में हमारा एक मॉल बन रहा है जिसके लिए हमें एक अनाथ आलय को हटाकर मॉल को बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही हमें मीडिया और लोगों से हमें बहुत बदनामी फेस करनी पड़ रही है। माया की बात को सुनकर आकाश बोला, तुम मुझे मॉल का डिजाइन दिखाओ। तभी माया आकाश को उस मॉल का डिजाइन दिखाती है, जिसे देखकर आकाश कुछ सोचने लगता है। तभी आकाश बोला, माया इस प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनी कर रही है, मुझे बताओ। छोटे बॉस, इस प्रोजेक्ट को मिस्टर ललित मल्होत्रा जी की कंपनी कर रही हैं, जो आपके मॉम डैड के अच्छे दोस्त हैं। माया की बात को सुनकर आकाश कुछ भी नहीं कहता है। 1 घंटे बाद वो प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट में लैंड करता है, जिसके बाद वो पांचों एयरपोर्ट से बाहर जाने लगते हैं। जब वो पांचों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो उन सभी को लेने के लिए कुछ गाड़ियों आई थी, तो वो पांचों उन सभी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और फिर उस साइट की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर में वो सभी वहां पहुंच जाते हैं तो आकाश कार से बाहर निकलता है। तभी वहां ललित जी आ जाते हैं। तभी आकाश बोला, अंकल यहाँ की क्या कंडीशन है? जिस पर ललित जी बोलते हैं, आकाश हमें इस मॉल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जमीन की जरूरत है और ये जगह इस मॉल के लिए बहुत ही अच्छी है। तुम जो बगल की जमीन को देख रहे हो वो एक रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल की है, लेकिन वो हमें अपने जमीन बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए हमें इस मॉल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बगल में जो अनाथ आलय है उसकी जमीन चाहिए। हम उनकी जमीन के बदले एक दूसरे जगह पर अनाथ आलय बनाने वाले थे, लेकिन मीडिया ने इसे बहुत ही अलग तरीके से लोगों को बताया है, जिसके कारण हमें बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। ललित जी की बात को सुनकर आकाश उस अनाथ आलय की तरफ देखता है और आकाश बोला, माया हम अभी अनाथ आलय जा रहे हैं। आकाश की बात को सुनकर माया आकाश के साथ उस अनाथ आलय की तरफ जाने लगती है और वो दोनों उस अनाथ आलय के अंदर चले जाते हैं। तभी उस अनाथ आलय का मालिक वहां आता है और आकाश से बोलता है, जी आप यहाँ क्यों आए हैं? तभी आकाश बोला, मुझे यहाँ कुछ डोनेशन देना है। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है। उस आदमी और उसकी पत्नी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने इस अनाथ आलय को खोला था। वो दोनों सभी बच्चों की अपने ही बच्चे समझते थे। ये सब आकाश को उसके सिस्टम से पता चला था। तभी अंदर से आवाज आती है, वो जी कौन है बाहर? तभी वो आदमी बोले, मीना कुछ लोग आए हैं, डोनेशन देने आए हैं। तभी उस आदमी की बीवी मीना बाहर आती है, जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। जब आकाश अनाथ आलय के अंदर जाता है तो आकाश देखता है कि वहां कई सामान रखे हुए थे, साथ ही बहुत से खिलौने जो हाथ से बनाए हुए थे।
तभी आकाश बोला, इस सभी सामानों को किसने बनाया है? जिस पर वो आदमी जिसका नाम मिराज था बोलते हैं, इन सभी सामानों को यहाँ के बच्चों ने बनाया है, तो आप इन सामानों को बेचते क्यों नहीं हैं? इससे इस अनाथ आलय का कमाई का सोर्स आ जाता। जिस पर मिराज थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं, हमने इन्हें बेचने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी दुकानदार ने इन्हें नहीं खरीदा, जिससे सभी चीजें यही रखी हुई। वो सभी कुछ समय बाद एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी कुर्सी में बैठ जाते हैं। तभी आकाश बोला, मिस्टर मिराज, मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। यहाँ पर जो मॉल बनने वाला है, उसमें मैं आपको एक जगह दूंगा जिसमें सभी बच्चों ने जो सामान बनाया है उसे वहां बेचेंगे, और साथ ही आपके अनाथ आलय को तोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। आकाश की बात को सुनकर माया कहता है, लेकिन छोटे बॉस, लेकिन आकाश उसे आगे बोलने नहीं देता है और कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। जिसके बाद आकाश अपने पॉकेट से 1 करोड़ का चेक निकालता है और उन सभी को दे देता है और कहता है, ये चेक आप रखिए, इससे सभी बच्चों के लिए आप कुछ कपड़े ले लेना और उनको अच्छे से स्कूल में पढ़ाना, जिससे बड़े होकर ये सभी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आकाश की बात को सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी बच्चों से मिलने के लिए चले जाते हैं। आकाश सभी बच्चों से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है, तो आकाश उसके पास जाने लगता है। तभी मीना कहते हैं, वो तनीश है, वो अभी कॉलेज में है, वो यहाँ इन सभी बच्चों से मिलने के लिए आया है, वो भी इसी अनाथ आलय में बड़ा हुआ है। तभी आकाश के सिस्टम में उस लड़के के बारे में दिखाई देने लगता है। आकाश तनीश के पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है, तुम कोडिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, इसलिए तुम मुंबई आकर इस पते में चले जाना, वहां तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इतना कहकर आकाश तनीश को अपना कार्ड दे देता है, जिसके बाद आकाश और माया वहां से चली जाते हैं। बाहर जाने के बाद माया आकाश को देख रही थी, जैसे वो आकाश से कुछ पूछना चाहती हो। तभी माया बोली, छोटे बॉस, आपने जो उस लड़के को कार्ड दिया था वो तो एबी नेटवर्क का था न, तो वो कार्ड आपके पास कैसे आया? तभी आकाश बोला, क्योंकि मैं एबी नेटवर्क का ओनर ही। लेकिन तुम इस बारे में मॉम डैड को मत बताना, मैं खुद उन्हें वक्त आने पर बता दूंगा। आकाश की बात को सुनकर माया अपना सर हाँ में हिला देती है और वो आकाश को एडमायरेशन की नजर से देख रही थी। तभी माया आकाश से कहती है, तो छोटे बॉस, अब हम क्या करने वाले हैं? जिस पर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, अब हम उस फौजी के घर जा रहे हैं जिसकी वो जमीन है। जिसके बाद आकाश, माया, आकाश के तीनों बॉडीगार्ड्स और ललित जी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी कार एक घर के सामने रुकती है, जिसके बाद आकाश कार से बाहर निकलकर उस घर के पास जाता है और डोरबेल को बजाता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और जब वो सभी लोगों को देखता है तो कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं वो जमीन नहीं बेचूंगा। लेकिन तभी आकाश बोला, आपकी बीवी को मैं ठीक कर सकता हूँ। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी आकाश की तरफ देखता है और कहते हैं, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम मेरी बीवी को कैसे ठीक करोगे? तभी आकाश उन्हें अपना डॉक्टर वाला आईडी कार्ड दिखाता है। जब वो आदमी उस आईडी कार्ड को देखता है तो चौंक जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है, डैड कौन आया है? इतना कहकर वो बाहर आने लगता है और जब वो आकाश को देखता है तो आकाश को सल्यूट करते हुए कहता है, ब्रिगेडियर जनरल। तभी आकाश भी उसे सल्यूट करता है। ये कोई और नहीं बल्कि कर्नल आदित्य थे। तभी कर्नल आदित्य बोले, ब्रिगेडियर जनरल, आप यहाँ कैसे आए? तभी आकाश बोला, मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए आपके पापा की जमीन चाहिए थी, लेकिन वो अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे बात करने और आपकी माँ को ठीक करने के लिए आया था। वो दोनों बात कर रहे थे, वहीं पर सभी लोग हैरान से आकाश और कर्नल आदित्य को ही देख रहे थे। तभी कर्नल आदित्य के पापा सभी से कहते हैं, आप लोग अंदर आइए। जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। तभी आकाश को
एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो व्हीलचेयर में बैठी हुई थी। तभी आकाश उनके पास जाता है और अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालकर अपने स्टोरेज रिंग से एक पील को निकालता है, जिसके बाद आकाश बोला, आप इस गोली को खा लीजिए, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिसके बाद आकाश उन्हें वो गोली खिला देता है, जिसके बाद आकाश भी जाकर सोफे में बैठ जाता है। तभी आदित्य की माँ अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करती है और वो अपने हाथ को उठा लेती है, जिसे देखकर कर्नल आदित्य और उनके पिता उनके पास चले जाते हैं। उन दोनों के आंख में आंसू आ गए थे। कर्नल आदित्य की मां का नाम सुमित्रा और पिता का नाम भैरव है। तभी किचन से एक महिला बाहर निकलती है। ये कर्नल आदित्य की बीवी थी कृति। जब वो सुमित्रा जी को अपना हाथ पैर हिलाते हुए देखती है तो उनके हाथ से सारा सामान छूट जाता है और वो सुमित्रा जी के पास चली जाती है और कहती है, माँ आप ठीक हो गई है। अभी सभी के आंखों में आंसू थे। तभी सुमित्रा जी आकाश को देखते हुए कहती है, बेटा तुम्हारा शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दादी मेरा नाम आकाश सिंह है। आकाश के नाम को सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे में स्माइल आ जाती है। तभी भैरव जी वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स लाते हैं और फिर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आकाश की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, तुमने मेरी बीवी को ठीक कर दिया है, इसलिए वो जमीन अब तुम्हारी हुई। तुम्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तभी आकाश उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है और एक चेक बुक निकालकर उसमें एक अमाउंट डालता है और साइन करके भैरव जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैंने दादी को ठीक किया है, ये अलग बात है, लेकिन बिजनेस की बात अलग है। मैं आपसे जमीन ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपको उस जमीन का पूरा पैसा दूंगा, इसलिए आप इन पैसे को रख लीजिए। आकाश की बात को सुनकर सभी के चेहरे में स्माइल आ जाती है और फिर भैरव जी उस चेक को ले लेते हैं। तभी कृति जी कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए जो नाश्ता ला रही थी वो गिर गया। तभी आकाश स्माइल करते हुए बोला, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ कि आप दादी से बहुत प्यार करती है, जिससे आप उन्हें ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और आपके हाथ से सभी चीजें गिर गई। तो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, मुझे अभी बहुत काम है। आकाश की बात को सुनकर वो सभी आकाश को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन आकाश उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है। बाहर जाने के बाद सभी आकाश को एडमायरेशन की नजरों से देखने लगते हैं। तभी ललित जी बोले, आकाश तुमने तो जो काम इतने दिन से नहीं कर पाए थे उसे तो तुमने सिर्फ 1 ही घंटे में कर दिया। तुम बिजनेस में अपने मॉम डैड की तरह ही हो। ललित जी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और कहता है, ललित अंकल अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उनसे मॉल बनने की बात बता दीजिए और साथ ही ये भी बता देना कि हम मॉल में अनाथ बच्चों के लिए शोरूम देंगे, जिसमें उनके द्वारा बनाया गया सभी सामान बिकेगा, जिससे हमारे मॉल लोगों की नजरों में अच्छा बनेगा, जिससे सभी लोग हमारे मॉल में आना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। आकाश की बात को सुनकर ललित जी तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उस आदमी की बात को सुनकर माया कुछ नहीं कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो सोच रही थी कि आकाश की कितनी सारी और आइडेंटिटी है, क्योंकि सक्सेना परिवार जो इंडिया की दूसरी सबसे अमीर फैमिली थी, उसका सारा कारोबार और प्रॉपर्टी अब आकाश की है, तो वो अब इंडिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान है। माया ये सब सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह आकाश उठता है और फ्रेश होकर नीचे आता है तो आकाश देखता है कि सभी लोग सोफे में बैठे हुए थे। जब पंकज, समीर और सत्यम आकाश को देखते हैं तो अपनी जगह से उठ जाते हैं। तभी आकाश बोला, तुम तीनों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों वापस अपनी जगह में बैठ जाओ। जिसके बाद आकाश भी जाकर सोफे में बैठ जाता है और फिर आकाश बोला, माया हमारा यहाँ का काम हो गया है तो अब हमें वापस मुंबई चलना चाहिए। तब माया बोली, छोटे बॉस हमें कुछ समय कंस्ट्रक्शन साइट को जांच करनी चाहिए, जिसके बाद हम मुंबई चलेंगे। माया की बात को सुनकर आकाश हाँ में अपना सर हिलाता है।
फिर आकाश अपने पॉकेट से अपना फोन निकालता है और एजे को फोन करता है। एक दो रिंग के बाद ही एजे फोन उठा लेती है। एजे, तुम अभी कहाँ हो बॉस? में निधि और किंजल सक्सेना परिवार के पूरे बिजनेस और उनकी मैनेजमेंट की जांच कर रहे हैं और हम अभी इलाहाबाद जा रहे हैं वहां के बिजनेस को चेक करने के लिए। ठीक है एजे, मैं भी तुम तीनों के साथ यहाँ के बिजनेस को चेक करूंगा। तुम मुझे लेने के लिए यहाँ आ जाओ। ठीक है बॉस, हम वहाँ आ रहे हैं। जिसके बाद आकाश फोन कट कर देता है और कहता है चलो तुम सभी खाना खा लो, जिसके बाद हम कहीं और जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर में वो सभी खाना खा लेते हैं और सोफे में बैठ जाते हैं। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है तो सभी बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद सभी देखते हैं कि किंजल, एजे और निधि कार से बाहर निकल रही थी। तभी वो तीनों आकाश के पास आती है और आकाश को गुड मॉर्निंग कहती है। तो आकाश भी उन तीनों को गुड मॉर्निंग कहता है। इधर माया उन तीनों को देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि वो उन तीनों को पहचान गई थी, यहाँ तक कि उन तीनों ने भी माया को पहचान लिया था। तभी माया उन तीनों से हाथ मिलाती है। तभी आकाश बोला, किंजल, निधि, एजे, तुम तो इन्हें तो पहचान गई होगी, ये मेरी मॉम की सेक्रेटरी माया है और माया ये तीनों मेरी कंपनी की सीईओ है। तभी माया बोली, मैं इन तीनों को जानती हूँ। इन तीनों को तो बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई जानता है क्योंकि इनकी कंपनी ने सिर्फ 2 महीने में टॉप 10 कंपनी में अपना बना लिया है। माया की बात को सुनकर सभी स्माइल करने लगते हैं। तभी आकाश बोला, ठीक है, अब हम सब यहाँ से चलते हैं। आकाश की बात को सुनकर सभी कार में बैठ जाते हैं और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी कारें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकती है और फिर उसमें से आकाश और बाकी सभी निकलते हैं और फिर वो सभी अंदर जाने लगते हैं। उन सभी को कोई भी नहीं रोकता है क्योंकि वो सभी एजे को पहचान गए थे। सभी सीधा मीटिंग रूम में चले जाते हैं जहां 10 लोग बैठे हुए थे। ये सभी इलाहाबाद के कंपनियों और मॉलों के मैनेजर थे। जब आकाश और बाकी सभी अंदर आते हैं तो वो सभी मैनेजर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद आकाश जाकर बॉस वाली चेयर में बैठ जाता है। जिसके बाद बाकी सभी भी एक एक चेयर में बैठ जाते हैं। तभी आकाश उन 10 को देखते हुए कहता है, मैं अब सभी कंपनी और मॉल का नया ओनर हूं, या फिर तुम सभी कह सकते हो कि अब मेरे पास सक्सेना परिवार की सभी कंपनियां और प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूं कि अब से तुम अपने दिमाग में ये बैठा लो कि अब से मैं तुम्हारा नया बॉस हूं और तुम सभी को मेरे लिए लॉयल रहना है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो अगले दिन से तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। आकाश की धमकी को सुनकर वो सभी मैनेजर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कहता है। तभी आकाश एक डेविल स्माइल करता है और बोला, मुझे यकीन है कि तुम सभी को मेरी बात समझ में आ गया होगा, तो तुम सभी मुझसे गद्दारी करने की कोशिश भी मत करना। तभी सभी एक साथ बोले, बॉस, हम आपके साथ कोई भी गद्दारी नहीं करेंगे, हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तभी आकाश बोला, तुम सभी का जवाब मुझे पसंद आया। अगर तुम सभी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही अब से तुम्हें 10% एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। आकाश की इस बात को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तो ठीक है, ये मीटिंग अब खत्म होती है, तुम सभी अपने अपने काम में चले जाओ। आकाश की बात को सुनकर सभी आकाश को शुक्रिया कहकर वहां से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद निधि खुश होते हुए कहती है, बॉस, आपने तो इस काम को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया, वरना हमें तो ये सब करने में बहुत समय लगता। निधि की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और कहता है, यहाँ का काम अब खत्म हो गया है, तो हम सब यहाँ से चलते हैं। आकाश की बात को सुनकर सभी वहाँ से बाहर आते हैं। कंपनी
से बाहर आने के बाद आकाश बोला, तुम तीनों अब कहाँ जाने वाले हो? तभी किंजल बोली, बॉस अब हम दूसरे कंपनियों को देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम तीनों सभी कंपनियों को देख लेना। आकाश की बात को सुन तीनों अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी आकाश माया को देखते हुए कहता है, माया अब हम कंस्ट्रक्शन साइट में चलते हैं। जिसके बाद वो सभी वहां से कार में बैठकर चले जाते हैं। कुछ देर में वो पांचों कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाते हैं और फिर वो सभी कार से बाहर निकलते हैं। अभी वहां का काम शुरू हो गया था। तभी आकाश ललित जी के पास चला जाता है और फिर वो दोनों कुछ बात करने लगते हैं। तभी आकाश का फोन बजता है तो आकाश अपने पॉकेट से अपने फोन को निकालता है तो आकाश के फोन में किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। तब आकाश फोन उठा लेता है। तभी दूसरी ओर से कोई बोलता है, क्या मेरी बात डॉक्टर AR से हो रही है? तभी आकाश बोला, हाँ मैं ही डॉक्टर AR हूँ, लेकिन आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तभी दूसरी ओर से वो आदमी कहता है, मुझे विक्रम अंकल ने आपका नंबर दिया है। तभी आकाश बोला, आपको मुझसे क्या काम है? डॉक्टर AR मेरी माँ का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो बीमार रहने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तो क्या आप मेरी माँ का इलाज कर सकते हैं? उस आदमी की बात को सुनकर आकाश कुछ देर सोचता है और फिर बोला, ठीक है, मैं आपकी माँ का इलाज कर दूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं वहाँ कुछ देर में आऊंगा। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी आकाश को अपना एड्रेस बता देता है। जिसके बाद आकाश फोन कट कर देता है और ललित जी को देखते हुए कहता है, ललित अंकल मैं किसी का इलाज करने के लिए जा रहा हूँ, आप यहाँ का काम देख लेना। आकाश की बात को सुनकर ललित जी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। जिसके बाद आकाश माया से कहता है, माया तुम यही रुको, मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर माया अपना सर हाँ में हिला देती है। जिसके बाद आकाश वहां से चला जाता है। आकाश ने अपने तीनों बॉडीगार्ड्स को भी वही छोड़ दिया था और वो अकेले कि वहां से निकल गया था। वहीं पर दूसरी ओर मुंबई में गीता जी बोली, सुनील मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, हमें मॉम से मिलने चलना चाहिए। तभी सुनील जी बोले, हाँ गीता हम मॉम से मिलने जाएंगे और अपने साथ हमें आकाश को भी लेकर चलना चाहिए, शायद आकाश मॉम को ठीक कर सके। सुनील जी की बात गीता जी को अच्छी लगी है और वो कहती है, सुनील तुमने ठीक कहा, हमें आकाश को भी हमारे साथ ले जाना चाहिए, शायद आकाश मॉम को ठीक कर पाए और वो मॉम डैड और अपने मामा मामी से भी मिल लेगा। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इमॉर्टल गॉड सिस्टम।